नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 24 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जान के डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक है हमारा इस आर्टिकल में, ये पहला टॉपिक है कि भारत ने वस्तुओं निर्यात में रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने 400 अरब डॉलर का लक्ष्य जो है उनको हासिल किया है। तो ये हमारा अब तक का जितनी भी निर्यात हम करते थे उनमें सबसे ज़्यादा निर्यात इसी साल किया गया है। ठीक है, अब समझिए ये निर्यात होता क्या है। देखो, निर्यात मतलब ये होता है कि हम अपने देश में जो बने हुए सामान को दूसरे देशों में हमने क्या किया है, बेचा है। ठीक है, दूसरे देशों में हमने सप्लाई किया है, तो उसको बोलते हैं हम निर्यात करना। यदि दूसरे देशों के सामान को हम भारत में लाते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आयात करना। आयात। तो निर्यात और आयात में अंतर समझिए। निर्यात तो मतलब होता है कि भारत में बने हुए सामान को हम विदेश में भेजते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निर्यात करना। आयात करना मतलब होता है विदेश की सामान को भारत में लाते हैं। तो ये अभी सबसे ज़्यादा इस पर किया गया है। इससे पहले 2018-19 में 330 अरब डॉलर का वस्तु का निर्यात किया गया था। ठीक है, इस किसके द्वारा बताया गया है? यह है वाणिज्यिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ें डाटा दी गई है। राइट, इसमें एक वर्ड आता है चालू वित्त वर्ष। ठीक है, चालू वित्त वर्ष का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। आज से हम ना अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थव्यवस्था का एक एक स्टैटिक्स टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। आज से हमारे डिस्कशन में उसको हम लास्ट में लेंगे, तो एक एक टॉपिक करते चलेंगे। तो आने वाले समय में हम हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते चलेंगे। पहले अर्थव्यवस्था को खत्म करेंगे, फिर पॉलिटी उठाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि डिस्कशन के साथ साथ ही कुछ चलता रहेगा। तो आज हम लास्ट में आप लोगों को भुगतान संतुलन के बारे में बताएंगे। भुगतान संतुलन क्या होता है, ठीक है, ये 1-2 दिन चलेगा। तो भुगतान संतुलन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये चालू खाता, वित्त खाता और ये कॉन्सेप्ट, ये जो अभी हुआ है, इसको आप अच्छे से उसमें समझ पाएंगे। अब हमारे पीटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया गया है वो क्या किया गया है। तो इंजीनियरिंग उत्पादन को किया गया है, पेट्रोलियम उत्पादन को। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, दिमाग में आएगा कि आप तो ये बोलते हैं कभी कभी कि हम सबसे ज़्यादा कच्चा तेल को आयात करते हैं, तो यहाँ हमने पेट्रोलियम को कैसे निर्यात कर लिया। देखिए, कच्चा तेल को हम आयात करते हैं, वो जो कच्चा तेल होता है उसको फिर रिफाइनरी किया जाता है, मतलब कि रिफाइन किया जाता है, उसको सबको अलग अलग करके इसको अलग किया जाता है। हाँ दिन, और फिर दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। तो इसके मामले में हमने दूसरे स्थान पे है। तीसरा जो है वो हम जेम्स और ज्वेलरी जो होता है ना, गहने, उसको गहने के लिए है। और उसके बाद है ये ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, ठीक है, केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिकल को हम करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, हम किस देश को सबसे ज़्यादा करते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो करते हैं यूएसए को करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को करते हैं 96% के आसपास, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसे भारत सरकार को कैसे वृद्धि हुई, तो नया बाजार को खोज किया गया, छीन किया गया और वापस से लाने की कोशिश की गई। सभी जिलों में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम चालू किया गया। हमने आपको पहले भी बता चुका है। इसके लेके योजना जो चलाई गई थी सरकार का, वो योजना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कुछ दिन पहले ही इसको डिस्कस किए थे। राइट, उसके बाद है PLI स्कीम के तहत कुछ चीज़ों को उत्पादन किया गया। ये PLI जो स्कीम है इसको हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, कल हम इसको PLI को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है MSME में स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो स्टार्टअप को भी हम कल ले लेंगे। तो कल हम 2 आर्टिकल यूज़ करेंगे योजना, एक PLI और एक हम स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया इसमें। और जो इसका स्टैटिक्स पोर्शन है वो हम डिस्कशन के लास्ट में देखेंगे, भुगतान संतुलन वाले में। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के है कि समान नागरिक संहिता पर केंद्र का रुख जल्द साफ हो सकता है। तो इसमें एक्चुअली बात किया जाता है समान नागरिक संहिता। अब हम समान नागरिक संहिता के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। समान नागरिक संहिता क्या होता है, सिंपल भाषा में समझे कि सारे जितने जो भी कानून हो, जो कानून है वो सभी के लिए क्या हो, समान हो। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल कानून सभी के लिए समान है, ठीक है, लेकिन परंतु विवाह के लिए, तलाक के लिए, विरासत के लिए, ठीक है, मतलब विरासत मतलब समझे कि उत्तराधिकारी के लिए, आपकी पापा की विरासत किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, तो ये विरासत के लिए। उसके बाद गोद लेने का, ये जो कानून है यह एक रूप नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि कम्युनिटी में अंतर है। जैसे इस्लाम में देखेंगे, हिंदू का अलग है, सिख पारसी इसमें है और मुस्लिम अलग है। ठीक है, तो इनके दोनों में क्या है, कानूनों में अंतर है। तो इसी को एक कानून करने की बात की जा रही है। राइट, इसके लिए संविधान में जो लिखा गया है वो आर्टिकल
44 में लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 44। देखिए अनुच्छेद जो होता है ना, हमारे पास एक दिक्कतें आती है कि अनुच्छेद हम कैसे याद करें। तो जो जो अनुच्छेद आपको आर्टिकल में आता रहेगा डिस्कशन में, उसका एक आप नोट्स बनाते चले, ठीक है, और उसको ना सामने अपने टेबल के सामने चिपका के रखें और बार बार देखें, तो इससे आपको आर्टिकल याद हो जाएगा। 44 जो आर्टिकल है, 44 आर्टिकल जो है वो बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि नागरिक क्या करे, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए, एक समान की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 37 क्या बताता है? आर्टिकल 37 ये परिभाषित करता है कि न्यायालय है जो है, न्यायालय में जो परिवर्तनीय है जो चीज़ें, ये परिवर्तनीय नहीं हो सकता, मतलब कि इसके लेके आप न्यायालय में लेके नहीं जा सकते राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, आप समझ गए। अब इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? देखिए इसका कुछ इतिहास है। वो ब्रिटिश शासन के समय ही 1941 में एक बातें आई थी, ठीक है, समिति बनाया गया था जिन्होंने हिंदू कानून संहिता करने के हेतु B.N. रॉय समिति, ये याद करके आप रखेंगे। आपको क्वेश्चन पीटी में पूछ दिया जाएगा कि B.N. रॉय समिति किससे संबंधित है, तो आपको होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है, राइट। एक ही प्रकार के कानूनों का प्रचलन होना चाहिए और धार्मिक समुदाय के लिए व्यक्तिगत मामले में जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, ये सब पे लागू होना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया था, राइट। हमने देख लिया 44वां आर्टिकल देख लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, राइट। उसके बाद कुछ जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आता है, ठीक है, मामला है, वो है साहो-बनान 1985। ये याद करके रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि साहो-बनान जो है ये है सरिया बानो मामला जो है वो 2007 में आया था, ट्रिपल तलाक से संबंधित, ठीक है। ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था इसके तहत। अब बात होती है कि जो नागरिक समान संहिता है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस करके, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसे ही पढ़ना होता है। तो जो नागरिक समान संहिता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला, हमारे राष्ट्रीय एकता को लेके। देखिए एक ही कानून है और कानून में जो अलग अलग प्रावधान होगा तो इससे क्या होगा, हमारा एकता खत्म होगी, ठीक है। हमें एक अलगाव के टाइप के रहेगा, तो राष्ट्रीय जो एकता है उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें हमने आवश्यकता है। उसके बाद है बदलते समय के अनुरूप में। देखिए हाल में क्या हुआ है ना, अंतरजातीय समुदाय में विवाह हुआ है, ठीक है, अंतर समुदाय में हुआ है, अंतरजातीय में हुआ है, अंतर धर्म में हुआ है, मतलब दो समुदाय के बीच में हुआ है, ठीक है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है। उसके बाद इधर देख सकते हो आप, कोई दो जात के बीच में होता है, उसका दो धर्म के बीच में होता है। तो ये चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अब ये चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हुआ है, कोई हिंदू है वो मुस्लिम से यदि शादी करता है तो यहाँ आके उसका कानून चेंज हो जाएगा, पहले कानून अलग था, तो ये तो सही नहीं होता ना, तो ये इसलिए ये आवश्यकता है। उसके बाद अब महिलाओं की संख्या जो देख रहे हैं, महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें बदलाव की चीज़ बात की जा रही है। उसके बाद है समाज में कमज़ोर वर्गों के लिए संरक्षण। अब देखिए जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उस अल्पसंख्यकों को इसमें बढ़ावा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये संरक्षण के नहीं मिल पाने से ये जो एकता की चीज़ें होती है वो ख़त्म होती है, उनका क्या होता है उस पर शोषण किया जाता है, इसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को पालन करना। हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है। प्रस्तावना में हमने क्या बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत जब एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही तरह का धर्म होना चाहिए। एक ही तरह का धर्म का मतलब कि सरकार को एक ही तरह का कानून रखना चाहिए हर धर्म के लिए, तब तो हम धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे। आप सबके लिए यदि अलग अलग चीज़ें रहेगी तो धर्म की बात होती नहीं है, तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद है कानून में सरलता आना चाहिए। यदि आप देखोगे हर एक मामले में अलग अलग कानून रहेगा तो हमारे यहाँ पे कठिनाई आ जाती है, ठीक है, चुनौतियाँ आ जाती है बहुत सारा, तो इसको क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। अब बात होती है इससे संबंधित क्या चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती है। पहला, सांप्रदायिक राजनीति। देखिए अब कितने ऐसे चीज़ें करेंगे तो राजनीति का पक्ष हो जाता है कि सांप्रदायिक तौर पे इसको साधा जाएगा कि मुस्लिमों को ये किया जाता है, हिंदुओं को बढ़ावा दिया जाता है, तो इस तरह की राजनीति चीज़ें आ जाती है, राइट। उसके बाद है समाज के एक बड़े जो वर्ग है उसमें जो समाज सुधारक है, ठीक है, वो आड़ में बहुसंख्यक को देखा जाता है, बहुसंख्यक की चीज़ें आ जाती है। उसके बाद है संवैधानिक बाधा है। संवैधानिक बाधा क्या है कि अनुच्छेद जो 25 है, ठीक है, वो किसी भी धर्म को मानने का, पालन करने का अधिकार, और संविधान में जो 14 है, ठीक है, जो समानता का निहित है,
समता जो निहित है, इस समता को क्यों क्या किया जाएगा, खत्म करने की बात की जाएगी। ठीक है, तो इससे संघर्ष होगी कि फंडामेंटल राइट में भी हमें क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो ये संवैधानिक बाधा आ गया। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब इसको क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं इस टाइप का, यदि समान नागरिक संहिता से चीज़ें लेके आते ही है तो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है। एक तो आर्टिकल हम यहाँ पे देखते हैं, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा के लिए था। तो विशेष राज्य वाला जो चीज़ें था जम्मू कश्मीर को, इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। उसी से संबंधित है कि इसके बाद आतंकवाद घटा है और निवेश बढ़ाने की बात की जा रही है, निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया है संसद में। तो वो चीज़ें हमारे लिए हो जाता है, हमारे लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है कि ये अनुच्छेद जो 370 है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल मिड डे मील योजना। देखिए, सोनिया गांधी ने फिर से शुरू करने के लिए मिड डे मील योजना के बारे में बात किया है। तो अब हमें ये नहीं देखना है कि किसने बात किया, क्या हुआ नहीं हुआ, हम देखेंगे कि मिड डे मील योजना क्या है। अब देखिए, मिड डे मील योजना जो है, जिसे हम मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं, ठीक है, सरकार ने उसका नाम चेंज करके नाम रख दिया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के लेके। ठीक है, मतलब पीएम पोषण, इसका जो नाम हो गया वो पीएम पोषण हो गया है। ये जो योजना है वो केंद्र शिक्षा मंत्रालय के तहत आती है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्रीय प्रायोजित योजना का मतलब समझिए कि ये जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, केंद्र के द्वारा। इसमें जितने भी पैसा पे किया जाता है वो केंद्र के द्वारा पे किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत जो होती है 1995 में होता है, राइट। ये जो कार्यक्रम है वो विश्व में सबसे बड़ा विद्यालय में भोजन देने वाला कार्यक्रम में से एक है। ठीक है, इसको लेके क्या चीज़ें हैं, यह क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे को, 6 से लेके 14 साल के बच्चे को ये पका हुआ खाना प्रोवाइड करवाया जाता है उनके स्कूल में। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है? उद्देश्य ये है कि भूख को कम किया जाए, कुपोषण को समाप्त किया जाए, स्कूल में नामांकन को बढ़ाया जाए, उपस्थिति को बढ़ाया जाए, बच्चे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जातियों के बीच में जो सामाजिक सुधार किया जाए। सामाजिक सुधार मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दो जाति जो होता है, ठीक है, बड़े जाति छोटे जाति एक साथ खाना नहीं खाते, अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ पे है ना, अस्पृश्यता का। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बच्चे एक ही लाइन पे बैठेंगे, बड़े हो या छोटे कास्ट के हो, सभी एक ही लाइन में बैठ के साथ में खाना खाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे पास एकता आएगी और समाज भी सुधार होगा। ठीक है, इस तरह की भावना आएगी। तो ये भी हमारा पर्पज़ है। उसके रूप से विशेष रूप से जो ज़मीनी स्तर पे जो महिलाएं हैं उसको रोज़गार जो है ना उसको बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए रोज़गार का कैसा बढ़ावा मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, स्कूल जाता था, ठीक है, अब ये स्कूल से इसको 1 बजे लंच की टाइम होती है। ठीक है, लंच करने के लिए बच्चा आएगा, तो इस माता को क्या होगा कि इनको टाइम पे लंच बनाने के लिए रहना पड़ेगा घर पे। तो जब ये लंच बनाने के लिए यहाँ पे टाइम पे रहना पड़ेगा तो ये कोई रोज़गार नहीं कर सकती, कोई काम तो नहीं कर सकती, नहीं, या काम नहीं कर सकती। लेकिन यदि अब इसको बच्चे को स्कूल में ही खाना मिल जाएगा तो ये लंच में नहीं आएगा। जब ये लंच में नहीं आएगा तो ये महिला क्या कर सकेगी, कोई काम कर सकेगी। क्या कर सकेगी, कोई काम कर सकेगी। ठीक है, तो ये भी इसका एक मकसद है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें। आज आपको पता है कि जब महिला आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो महिला सशक्तिकरण ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए, गुणवत्ता का जांच कौन करता है, एक मार्क करके गुणवत्ता की जांच होती है। ठीक है, जो स्कूल प्रबंधन द्वारा समिति बनाया जाता है, इसमें की जाती है। ठीक है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। उसके बाद है खास सुरक्षा। खास सुरक्षा के लिए क्या होता है, राज्य सरकार अगले महीने में, देखिए इसमें क्या होता है, यदि योजना नहीं चली, यदि भोजन नहीं मिला तो सरकार के द्वारा नेक्स्ट मंथ में क्या किया जाता है, इसके लेके भत्ता भुगतान किया जाता है। विनियमन कौन करता है, राज्य संचालन सह निगरानी समिति। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये राज्य संचालन सह निगरानी समिति ये पोषण के मानकों और भोजन के गुणवत्ता के रखरखाव करते हैं और तंत्र की योजना की स्थापना क्रियान्वयन को भी देखरेख इनके द्वारा किया जाता है। अब पोषण का स्तर क्या होता है, पोषण का स्तर है कि प्राथमिक जो स्कूल है जिसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक, उसमें जो 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए खाने में। ठीक है, प्रतिदिन। उच्च प्राथमिक में क्या होता है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक में, इसमें होता है 700 कैलोरी और 20 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होना चाहिए। ये इसका एक मापदंड है कि इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है कवरेज। क्या कवरेज होना चाहिए,
तो इसमें ना सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो जो भी संस्था आती है उन सारे को लिया जाता है। आप देख सकते हो कि सभी सरकारी स्कूल, ठीक है, सहकारी सहायता स्कूल, मदरसे को लाया जाता है, मतलब ठीक है। तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो जो जुड़े रहेंगे वहाँ पे ये योजना इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर चुनौतियाँ क्या आती है? इसके अंदर जो चुनौतियाँ आ सकती है, एक तो भ्रष्टाचार का, ठीक है। भ्रष्टाचार का आपने देखा होगा कि पानी है तो पानी में दूध मिला दिया, सॉरी दूध में पानी मिला दिया, ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद है नमक है तो अच्छी क्वालिटी की नमक नहीं लाना, ठीक है। फूड पैकेजिंग अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है, जो स्टोरेज होता है उसकी साफ़ सफाई नहीं होती है। मैं ये प्रैक्टिकली नॉलेज कह रहा हूँ, ठीक है। खाना जहाँ बनता है वो खुले में खाना बनाया जाता है। अब मान लीजिए खुले में खाना बनाया जाएगा, ऊपर से कुछ गिर गया, तो इन सारे चीज़ों को लेके यहाँ पे नहीं किया जाता है, बर्ताव नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है? ये भ्रष्टाचार है। वहाँ के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, उनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जाता है। एक्चुअली पैसा तो पूरा पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वहाँ पे लास्ट जो माइल है वहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं हो पाती। उसके बाद है जाति के अंदर जो पूर्वाग्रह है और भेदभाव है, इसको ये चीज़ें बाधा है कि हमारे बड़े कास्ट के बच्चे छोटे कास्ट के बच्चे के साथ नहीं खा सकते, उनके जूठा हम नहीं खा सकते। ये सब जो प्रावधान है, जूठा तो छोड़िए, एक थाली में नहीं खा सकते, उस थाली में मैं कैसे खा लूँ, तो ये प्रावधानों को ख़त्म करने के लिए भी एक चुनौतियाँ है। उसके बाद है कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल बंद था, और इससे क्या हो गया कि पोषण में बहुत ज़्यादा अंतर आया, बच्चे को खाना तो मिला नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो होगा वो है कुपोषण का खतरा, ठीक है। कुपोषण के खतरे के लिए कई चीज़ें की जा रही है कि राष्ट्रीय जो परिवार सर्वेक्षण किया गया था उसमें ये चीज़ें आप देखोगे कि लगभग दुनिया के लगभग जो 30% है वो अविकसित बच्चे हैं भारत में, ठीक है। लगभग 50% जो है ना वो गंभीर रूप से कमज़ोर बच्चे हैं। तो ये सब क्या है कि बच्चे को पोषण ना मिलना, ठीक है, पोषक तत्वों को ना मिलना, ये सब कुछ दर्शाता है, राइट। उसके बाद देखेंगे वैश्विक रिपोर्ट में भारत का क्या योगदान है। वैश्विक रिपोर्ट में देखेंगे कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020, उसमें भारत का जो स्थान है वो 88 देशों को शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें कहा गया कि भारत जो है वो 2025 तक जो पोषण का लक्ष्य है वैश्विक, उसको प्राप्त करने में सफलता नहीं दिखाई दे रही है। तो मतलब भारत की स्थिति अभी भी खराब बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट सूचकांक 2020, इसमें बताया गया है कि गंभीर भूखमरी सूचकांक जो है 2020 में भारत जो है वो 107 देशों में से 94 पे भारत है, ठीक है। तो ये भूखमरी सूचकांक यहाँ पे भी गंभीरता रूप से दिखाया जा रहा है। इसमें भी आगे की राह क्या हो सकती है कि महिला और युवती बनने के लिए जो है, इसके लिए क्या आपको जागरूकता फैलाना चाहिए, शिक्षा समझौता को आगे बनाना चाहिए। इससे बौनेपन को ख़त्म करने के लिए, मातृ स्वास्थ्य और कल्याण, उनकी संतानों को बौनेपन से कम करने के लिए उनको पोषण का समय समय पे पोषण हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, राइट। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। एडिटोरियल के अंदर एक आर्टिकल मिलेगा, इस पेज के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये रहा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल। देखिए ये एक्चुअली आर्टिकल एडिटोरियल तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बातें घुमा फिरा के एक ही चीज़ें बताया जाता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बता रहे हैं कठिनाइयों के समय में भारत की जो विदेश नीति है उसकी बात की जाती है। आपको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। इस रूस और यूक्रेन के बीच में दो भागों में गुट बैठ चुका है, एक रूस के समर्थन वाला देश, एक रूस के विपक्ष वाला देश, ठीक है। तो भारत जो है वो दो मित्रों के बीच में अभी क्या है, कड़वापन दिख रहा है। आप किसके साथ जाओगे, रूस के साथ जाओगे या फिर आप यूएसए के साथ जाओगे, ठीक है, उसके खिलाफ वाले देशों में जाओगे। तो ये रुख अभी अपनाया जा रहा है। भारत के लिए जो ये बदलाव है यह एक चुनौती का कारण बन गया है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो हमारा ऐतिहासिक रूप से जो हमारा रिश्ता है वो रूस के साथ अच्छा है। वहीं दूसरी ओर आप देखोगे कि यूएसए के साथ हमारा जो मतलब वर्तमान समय में जितना रिश्ता अब आगे बढ़ के आ रहा है वो यूएसए के साथ है। तो दोनों में बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अभी महत्वपूर्ण हो गई चुकी है अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ। ऐसे में धर्म संकट की स्थिति हो गई है कि भारत खुलकर किसके साथ जाएगा, किसके हित में जाएगा। तो भारत अभी अपने हितों को पोषित करने में सफल रहा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत ने किसी का स्टैंड नहीं लिया, ना भारत रसिया के खिलाफ बोला, ना ही भारत रसिया के पक्ष में गया, वो वोट देने से ही बाहर आ गए, राइट। उसके बाद बात की जाती है कि भारत की जो विदेश नीति है इसकी सफलता भारत की एक अहम भूमिका माना जाता है, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पे आप देख सकते हो कि भारत की
कद आगे बढ़ती जा रही है, हम 400 अरब डॉलर का निर्यात भी कर रहे हैं, तो हमसे इससे क्या होगा कि भारत की कद आगे निकल के आ रही है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच भारत आसपास में मोदी जी दोनों ही राष्ट्रपति के साथ बात कर रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी और रूस के राष्ट्रपति के साथ भी। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है दोनों का समाधान में भारत एक अहम भूमिका निभाए, ठीक है, ये दिख सकता है। उसके बाद ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, इन्होंने बताया कि प्रधान मोदी के साथ बात की और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की पालन करने की बात की गई थी। इनके बात में जो मोदी जी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में का जो घोषणा पत्र है रूस को उसका पालन करना चाहिए, राइट, ये चीज़ें बात की गई थी। उसके बाद कई देशों ने इसमें आभास किया कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो है समाप्त करने में भारत जो है वो एक अहम रोल अदा कर सकता है। उसके बाद है भारत जो है हिंद प्रशांत क्षेत्रों में एक अच्छे साझेदार के रूप में माना जाता है यूएसए का, ठीक है, यूएसए के साथ एक अच्छे साझेदार है हिंद प्रशांत क्षेत्रों में। देख सकते हैं आप क्वाड, भारत क्या है, क्वाड का सदस्य है। क्वाड में जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, ये सब देश इसके सदस्य है, ठीक है। इसको लेकर रुख अपनाई जा रही है। उसको बाद ये है कि मौजूदा स्थिति में चीन का भी रुख भारत में बदला है। आप देखोगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें चीन का भी रुख बदल रहा है, क्योंकि पता है उसको कि रसिया के साथ भारत कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रसिया के पक्ष की समझ में आ रही है। तो उससे यदि हम अभी भारत के ऊपर मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ें लेके आते हैं, स्ट्रॉन्ग फैसला लेते हैं, तो ये हमारे लिए गलत हो सकता है, गलत साबित हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि चीन के जो विदेश मंत्री है वो भारत के दौरे पे आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत के दौरे पे जाए। और आपने देखा होगा कि इसमें जो गलवान घाटी वाला जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, राइट। उसके बाद भारत जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री को भी आ सकता है, वहाँ पे बातें की जा सकती है, तो यही बात की जा रही है। इससे क्या होगा कि निवेशों को आकर्षक किया जाएगा, भारत निवेश के आकर्षण कर पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप कर पाएंगे। तो यही था इस आर्टिकल के अंदर। इस आर्टिकल के अंदर यही चीज़ें बताया जा रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है और यूक्रेन वॉर के समय में ये चीज़ें क्या परिस्थिति बन के आती है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल ये इस पेज में है कि अमेरिका ने अपने ब्याज दरों में वृद्धि किया है, उससे भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका में क्या है कि महंगाई जो दर है वो महंगाई दर दिन पर दिन ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। वो लगभग फरवरी में कितना चला गया, 7.9। तो इसको कम करने के लिए जिस तरह से हमारे यहाँ पे मौद्रिक नीति होता है, मौद्रिक नीति मतलब CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इसको बढ़ाना घटाना जो होता है, उसी तरह से वहाँ पे भी किया जाता है कि महंगाई को कम करने के लिए यह एक हथियार के रूप में, तो उनके द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। उस चीज़ के तहत आप देख सकते हैं कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो भी अपनी मौद्रिक नीति समिति बनाती है, राइट। ये मौद्रिक नीति समिति के लिए किसके द्वारा सिफारिश किया गया था, कौन सी कमेटी के द्वारा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस कमेटी के द्वारा बताया गया था। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने चीज़ें की गई थी। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि था, ठीक है, हमारा जो GDP का विकास था वो 2016-17 में 9.2% था, लेकिन आपको पता है उसके बाद कोविड आ जाता है। कोविड आने के बाद क्या हो जाता है, ये प्रतिशत घट जाती है, मतलब नीचे चला जाता है ग्राफ, ये 3.1% 2% हो जाता है। तो इसमें क्या है, भारत में अभी सबसे ज़्यादा चुनौतियां है इसको रिकवरी करने के लिए। सरकार और RBI ब्याज दर को कम कर रही है। ब्याज दर को कम करेगी तो क्या होगा, उद्योगपति के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, उद्योग ज़्यादा होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा होगा तो लोग मांग करेंगे, ठीक है, मांग करेंगे तो फिर से अर्थव्यवस्था ये हमारा साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको सस्ते दरों पे लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी यदि सस्ते दरों पे यदि आप लोन प्रोवाइड करते रहोगे तो विदेशी निवेश जो है वो भारत से वापस चला जाएगा, भारत से विदेशी निवेश वापस जाएगा। तो इसका मतलब है कि निवेश को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज दर को बढ़ाना पड़ेगा। निवेश को रोकने के लिए भारत में ब्याज दर को बढ़ाना पड़ेगा। ब्याज दर बढ़ाओगे तो उधर क्या होगा कि हमारे अर्थव्यवस्था, तो ये चीज़ें अभी आ रही है। तो आने वाले में समय में देख सकते हैं कि RBI के किस तरह का मौद्रिक नीति वो अपनाती है, ठीक है, इसमें कैसे RBI संतुलन कायम करती है, ठीक है। उसके बाद यही आर्टिकल था कि भारत की जो अभी दो चीज़ें की जा रही है, ज़्यादा यदि सस्ते करेंगे तो हमारा निवेश चला जाएगा, निवेश यदि रोकने के चक्कर में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे उद्योग में प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देख सकते हैं कि वरिष्ठ जो, इससे क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठता, ये आपने पक्ष में देखा, विपक्ष देखा, अब आप पक्ष में देख सकते हैं भारत के लाभ क्या हो सकता है।
इससे क्या होगा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, महत्वाकांक्षी जो योजना है उस पर सरकार क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर को बढ़ा पाएगी। जब ब्याज दर को ज़्यादा बढ़ाएगी तो जनता क्या करेगा, अपना पैसा को कहाँ पे रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में जमा करेगा। जब बैंक में पैसा ज़्यादा जमा होगा तो बैंक क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे आगे आने वाले समय में इसकी ब्याज दर और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चलते हुए नज़र आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, उनके द्वारा रहते क्या मनसुख मांडवीय, इनके द्वारा लिखा गया है। इन्होंने टीबी के लिए बात किया था। इन्होंने बोले हैं कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त बन जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये अभी क्या है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं कि मोदी सरकार आने से, गवर्नमेंट आने से हमने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, तो हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि रूस के ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद भी भारत अमेरिका के खास समझौता है। ये जो अमेरिका के तरफ से प्रावधान दिया गया था कि देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने प्रतिक्रिया जारी किया था, उसके आपत्ति में भारत नाखुश था, तो इन्होंने जारी किया कि भारत मुक्त और खुला हिंद महासागर क्षेत्रों में अमेरिका हमारा क्या है, एक अहम साझेदार है। उसको पता है कि भारत एक रूस के साथ उनका साझेदारी, रक्षा साझेदार इसलिए बढ़ी क्योंकि उस समय जिस समय इसको प्रोवाइड करना चाहिए अमेरिका को, अमेरिका वो प्रोवाइड नहीं करवा पाया था, इसलिए उसके पास है। भारत एक क्वाड का सदस्य है, आपको भी पता है कि भारत एक क्वाड का सदस्य है, यही चीज़ें इनके द्वारा कहा गया था। तो आप देख सकते हो कि भारत की स्टैंड यदि नाखुश हुआ तो सीधा सीधा अमेरिका के बड़े अधिकारी आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप नाखुश ना हो, आप मेरे साथी हो। ठीक है, आप यदि नाखुश हो जाओगे तो फिर तो उनको चाइना से भी टक्कर लेना है ना हिंद महासागर क्षेत्र में। यदि सपोज करो कि भारत यदि चाइना के पास चला गया, भारत, रूस और चाइना एक गुट ये स्टार्ट हो गई, तो समझिए क्या होगा, भारत, रूस, चीन, भारत, रूस और चीन, यदि ये साथ आएगा तो यूएसए तो गया काम से, राइट। यूएसए क्या होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चली जाएगी टेकल, यहाँ पे सप्लाई करने के लिए भारत के पास बाजार है, तो ऐसे ही एशिया की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये नहीं चाहता है कि रसिया कभी नहीं चाहेगा अमेरिका की भारत इस पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव हो। ठीक है, तो यही आर्टिकल था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि प्लास्टिक से क्या होगा कि हाइड्रोजन बदला जाएगा, जिससे कि एक स्वच्छ ईंधन हो जाता है, तो इससे रिसाइकल भी हो सकती है। ये शोध किया गया है, तो ये एक पॉइंट आती है कि इससे शोध करके इसको बदला जाएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पर नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है भुगतान संतुलन। देखिए, भुगतान संतुलन जो होता है ना, आज हम आपको बताते हैं भुगतान संतुलन। इसका जो इंग्लिश नाम है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका एक डाटा है, ठीक है, आपने क्या किया, अपने डाटा को दो भागों में लिखा। पहला, एक कि कितना मुझे इनकम होगा, ठीक है, आपने आय को लिखा कि मुझे कितना इनकम हुआ, उसके बाद आपने इस महीने में खर्च कितना हुआ। ठीक है, तो आपका आय हुआ 100 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपया, ये आय हुआ। आपने खर्च क्या किया, 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया और 200 रुपया, इतना आपने खर्च किया। तो अब बताइए कि आपका जो ग्राफ बनेगा, आपका इनकम कितना हो रहा है, 800 रुपया, लेकिन आपने खर्च कितना किया, 200, 500, 550 रुपया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 550 रुपया आपका ये हुआ। तो अब आपकी बचत कितनी हुई, 250 रुपये की बचत हो गई। तो आपका जो खाता है, आपने क्या किया, आपकी खाता जो है सकारात्मक है। इसी में क्या क्या आपने, यही चीज़ होता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे क्या क्या जाता है, बैलेंस बनाया जाता है। जैसे कितने हमने आयात किया, कितना हमने निर्यात और कितना हमने आयात किया, उसी को हम डाटा बना के रखते हैं, समझ गए। तो इसी को बोला जाता है भुगतान संतुलन। अब समझिए इसके अंदर कौन कौन सा अकाउंट होता है। इसके अंदर अकाउंट होता है, 2 अकाउंट होती है। एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। चालू खाता जो होता है उसको हम करेंट अकाउंट बोलते हैं, और पूंजी खाता को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, राइट। चालू खाता जो होता है यह 1 वर्ष से कम के लिए होता है, 1 वर्ष के आसपास का, ठीक है।
लेस देन 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष से कम के लिए। ये क्या होता है? पूंजी खाता 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए। ठीक है, ये आप समझ के रखेंगे। इसके अंदर 2 अकाउंट हम लोग बनाते हैं, एक होता है उत्पादन का साइड का, एक होता है सेवा। आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो गया और इस कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। तो आप याद करके रखेंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है। चालू खाता 1 वर्ष से कम के लिए होता है, पूंजी खाता 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए होता है। इसके अंदर 2 खाता रहेंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।